दुनिया के कुछ सबसे फेमस साइंटिस्ट में से एक स्टीफन हॉकिंग ने यह कहा था कि वेदांत में ऐसी थ्योरीज लिखी है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की E=mc² से बेहतर है। आप सोच में पड़ गए है ना? वैसे ये क्लेम मेरा नहीं है, पहले ये वीडियो देखिए। We recently lost a renowned scientist, a renowned cosmologist, Stephen Hawking. He also emphatically said that on record that our Vedas might have a theory which is superior to the Einstein's theory of E=mc². सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा। ये है डॉक्टर हर्षवर्धन। जब इन्होंने ये बात बोली तो ये उस टाइम देश के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर। और ये दावा कहाँ पे किया गया था? इंडियन साइंस कांग्रेस 2018 में। जबकि ये बात पूरी तरह से झूठी है। स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था वेदास के बारे में, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने दावे का कोई सोर्स नहीं दिया। और हाँ, ये भूलना मत कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। एक और वीडियो दिखाता हूँ। यह है यूपी सरकार के मंत्री संजय सिंह गांगवार। इनका कहना है कि अगर कोई कैंसर का मरीज गौशाला में लेटना शुरू कर दे तो उसका कैंसर सही हो जाएगा। कैंसर का मरीज जो अगर गाय के जहाँ जिसे हम लोग फार करते हैं उसकी सफाई शुरू कर दे करना, वहां पे लेटना शुरू कर दे, कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाती है। आपको लगता होगा कि ये तो छोटे नेता हैं, इनके बयान से क्या ही फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो इनसे इंस्पायर भी होते हैं और यही सोच अपने आने वाली पीढ़ी को भी देते हैं, जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत खतरनाक है। वैसे अगर ऐसी बातें इन छोटे मोटे नेताओं तक ही सीमित रहती तो फिर भी ये कहा जा सकता था कि इनका प्रभाव उतना बड़ा नहीं है। लेकिन असली चिंता की बात तब होती है जब ऐसी स्यूडो साइंस की बातें सिर्फ छोटे नेताओं तक सीमित नहीं रहती। मैं आपको अब जो वीडियो दिखाने वाला हूँ वो हम सबके लिए आई ओपनर हो सकता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। जब देश का सबसे बड़ा लीडर यानी प्राइम मिनिस्टर पब्लिक प्लेटफॉर्म से इस तरह के स्यूडो साइंस को बढ़ावा दे रहा हो, माइथोलॉजी को रियल वर्ल्ड से जोड़कर बता रहा हो, तो छोटे नेताओं से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? अब ये एक पल के लिए कुछ लोगों के लिए मजाक लग सकता है, इस पर मीम्स भी बन सकते हैं, लेकिन ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत डेंजरस है, क्योंकि यही स्यूडो साइंस फैलाने वाले और धर्म को साइंस से जोड़ने वाले हमारी एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम, खास करके प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, जो पहले से ही गड्ढे में था, उसको उस गड्ढे से निकालने के बजाय अब उस गड्ढे में कचरा भरा जा रहा है। भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51A, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को बढ़ावा दे। लेकिन क्या सच में आज ऐसा हो रहा है? चलिए पता लगाते हैं। अमेरिका के फाउंडिंग फादर में से एक और US डॉलर पर जिनकी तस्वीर छपती है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अगर आपको बेस्ट रिटर्न चाहिए तो नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, यानी शिक्षा में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा इंटरेस्ट देता है। इसी मंत्र के साथ USA और यूरोपियन देश आज डेवलप्ड कंट्री बन चुके हैं। आज इन्हीं देशों में दुनिया के सबसे बड़े कार ब्रांड्स और टेक ब्रांड्स हैं। यही कहानी जापान और साउथ कोरिया की है। वर्ल्ड वॉर 2 में तबाह होने के बाद इन देशों ने अपने लोगों की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया और आज उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पूरी दुनिया देख रही है। इसी फार्मूला को चाइना ने भी अपनाया और चाइना कहां से कहां पहुंच चुका है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमने डेवलप्ड कंट्री बनने के सपने तो जरूर देखे, लेकिन जिस रास्ते पर चलकर इस गोल को हासिल किया जा सकता है, उस रास्ते को बनाने पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इलेक्शन के टाइम सभी पार्टीज आपसे वोट मांगती हैं, फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात होती है, लेकिन फ्री क्वालिटी एजुकेशन की बात कोई नहीं करता। अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ दे तो, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है दिल्ली में। हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले से ही खराब था, खास करके प्राइमरी एजुकेशन, लेकिन आज उसे और ज्यादा खराब किया जा रहा है। सरकार साइंस, लॉजिक और रीजनिंग के बजाय बच्चों को पढ़ाने के लिए शॉर्टकट तरीके निकाल रही है। शिक्षा को धर्म के सेंटर में रखने की कोशिश चल रही है और रैशनैलिटी को पूरी तरह से नजरअंदाज
नाश किया जा रहा है। जो मेंटेलिटी हमारे नेताओं की है, उसी मेंटेलिटी के साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी को भी करप्ट किया जा रहा है। 2020 में मोदी सरकार भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसने 1986 की शिक्षा नीति को बदला। इसकी डिमांड बहुत पहले से चल रही थी और बदलाव की जरूरत भी थी और सरकार ने किया भी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस बात से है कि बीजेपी सरकार इस नई एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में अपनी विचारधारा बच्चों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। ये कैसे हो रहा है, इसे मैं एक एक करके बताता हूँ। 2017 से NCERT ने स्कूल्स की टेक्स्ट बुक में कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे मुगल साम्राज्य को काफी हद तक कम कर दिया गया है। इसके अलावा कास्ट सिस्टम का जिक्र भी कम कर दिया गया है। कास्ट सिस्टम, जिसे भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक माना जाना चाहिए और जिसके बारे में बच्चों को और ज्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि वो इसके प्रति सेंसिटिव बने, उसी विषय को ऐसे हटाया जा रहा है जैसे कि ये कहीं था ही नहीं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई, उनकी हिंदू मुस्लिम यूनिटी की कोशिशों से हिंदू एक्सट्रीमिस्ट कैसे नाराज हुए और RSS पर बैन क्यों लगा था, ये सभी चैप्टर्स और उनके रेफरेंस किताबों से हटा दिए गए हैं। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस है, जिसकी शुरुआत नेहरू ने की थी और आज भी भारत की फॉरेन पॉलिसी इसी पे आधारित है, और उस चैप्टर को भी हटा दिया गया। अगर आपको लगता है कि बस इतना ही हुआ है तो आप गलत है। 2023 में NCERT की किताबों से चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को भी हटा दिया गया। इससे बड़ी चिंता वाली बात क्या हो सकती है। लेकिन इस पे क्या कोई प्रोटेस्ट हुआ, कोई डिबेट हुआ? सत्यपाल सिंह, जो एक टाइम पर मोदी सरकार में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनका कहना था कि डार्विन की थ्योरी बिल्कुल गलत है। व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आज भी बनते हुए देखा हो, ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुए। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। पहली बात, बंदर से इंसान कोई नहीं बना। शायद मिनिस्टर साहब ने हाई स्कूल में गलत किताब पढ़ ली होगी या फिर पढ़ी ही नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन और एप्स दोनों का ही एक कॉमन प्राइमेट एंसेस्टर था। तो बंदर हमारे पुराने रिश्तेदार हुए या फिर कजिन बोल सकते हैं, लेकिन पूर्वज नहीं। जो सोच बीजेपी के इन मंत्रियों की है, उसी सोच और मानसिकता के साथ हमारी एजुकेशन पॉलिसी बनाई जा रही है। ये सीधे सीधे साइंस और भारत के फ्यूचर की हत्या है। आखिर बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के नाम पर भारत को किस दिशा में ले जा रही है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि इससे किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। और आज तो कुछ सो कॉल्ड वैदिक साइंटिस्ट भी मार्केट में आ चुके हैं, जो यूट्यूब पर बैठ के हिंदू धर्म को साइंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि वो अपने धर्म और उससे जुड़ी हुई किताबों को बचा पाए, जो साइंस की तरक्की की वजह से बेकार होती जा रही थी। बीजेपी की राज्य सरकारें केंद्र को सिफारिश करती है कि स्कूल में वैदिक मैथ को CBSE सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन क्या सच में वैदिक मैथ जैसी कोई चीज वेदास में मौजूद है? बिल्कुल नहीं। हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन के अनुसार जिसे आज वैदिक मैथ कहा जाता है, उसे 20th सेंचुरी में स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ ने एक किताब में लिखा था, जो 1965 में छपी थी। ये वेदास से नहीं बल्कि मैथ के शॉर्टकट तरीकों का कलेक्शन है। क्या सच में हमारे स्कूल्स में मैथ के फंडामेंटल्स को छोड़कर ये शॉर्टकट तरीके पढ़ाने चाहिए? ये तो सर्कस में शेर नचाने जैसा होगा। और सोचिए, जब यही बच्चे ऐसी प्राइमरी शिक्षा लेकर निकलेंगे और उनके हाथ में स्मार्टफोन आएगा, जहां YouTube जानकारी का सबसे आसान सोर्स है, और जब YouTube पर भी इन्हें लाखों सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर यही स्यूडो साइंस फैलाते हुए मिलेंगे, तो उनका दिमाग ये मान लेगा कि जो स्कूल में पढ़ाया और जो इंटरनेट पर बताया जा रहा है वो सब सच है। इससे यही साबित होता है कि दुनिया में जो भी तरक्की हुई है वो सब तो हमारे पास हजारों साल पहले से ही मौजूद थे। इस सिचुएशन में हम एक ब्रेन डेड समाज का निर्माण कर रहे होंगे, जिसकी क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग की एबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होगी। जिस चाइना को पहले कॉपी केट देश माना जाता था, आज वही चाइना इनोवेशन में वेस्टर्न कंट्रीज को टक्कर दे रहा है। साउथ कोरिया एक टाइम पर भारत से भी गरीब था, आज वहाँ की टेक कंपनीज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि इन देशों ने उसी बेसिक फार्मूला पर काम किया जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना।
आज भारत के सरकारी स्कूल्स की हालत खराब है। न ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, न ढंग की एजुकेशन। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार ग्रामीण भारत में 8th क्लास के 25% से ज्यादा बच्चे दूसरी क्लास की किताब भी नहीं पढ़ सकते ठीक से। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की ग्राउंड रियलिटी है। जैसे जैसे आप रूरल इलाकों में जाते रहेंगे तो आपको हालात और भी खराब मिलेंगे। एक तो टीचर्स की भारी कमी, और ऊपर से जो टीचर्स हैं भी उनमें से कई खुद पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। ये जो फर्क है अर्बन प्राइवेट स्कूल और रूरल सरकारी स्कूल्स के बीच, ये इंडिया और भारत के बीच की खाई बन चुकी है। आप IITs, IIM या स्पोर्ट्स में देख लीजिए, रूरल इलाकों से बहुत कम बच्चे ही आगे आ पाते हैं, क्योंकि जब उनकी नींव ही कमजोर होती है तो वो शहरी बच्चों से मुकाबला कैसे करेंगे। हम वेल्थ इनइक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन जो इनइक्वालिटी एजुकेशन में है उसका क्या, इस पर बात कब होगी। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में GDP का 6% एजुकेशन पर खर्च करने का टारगेट रखा है, लेकिन आज भी हम GDP का लगभग 4.6 ही खर्च कर रहे हैं। हालांकि यह इंक्रीमेंट तो है, लेकिन फिर भी अपने टारगेट से बहुत दूर है। USA अपनी GDP का लगभग 5.4% और जर्मनी 4.5% खर्च करता है। आप कहेंगे कि चाइना तो 4% ही करता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंडिया की GDP लगभग 4 ट्रिलियन है, जबकि चाइना की GDP लगभग 19 ट्रिलियन। अब आप खुद सोचिए, 19 ट्रिलियन का 4% कितना होगा और 4 ट्रिलियन का 4.6% कितना होगा। और ये भी मत भूलना कि इंडिया की पॉपुलेशन चाइना की पॉपुलेशन से आगे निकल चुकी है। तो सवाल यही है, क्या भारत इनफ स्पेंडिंग कर रहा है एजुकेशन पे? बिल्कुल नहीं। जो स्कूल्स की हालत है और टीचर्स की कमी है, उसे सुधारने के लिए सरकार को एक क्रांतिकारी कदम उठाना होगा और कम से कम अगले 10 सालों के लिए GDP का 6% से ज्यादा खर्च करना होगा। तब जाकर हम सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन को सुधार पाएंगे। लेकिन अभी की बीजेपी सरकार इसको सीरियस इशू नहीं मानती। अभी हाल ही में यूपी की योगी सरकार ने 27,000 रूरल स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो यूपी गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इनको मर्ज कर दिया जाए बड़े स्कूलों से। इससे टीचर्स भी कम होंगे और सरकार का पैसा भी बचेगा। क्या मस्त आइडिया है पैसा बचाने का। गवर्नमेंट ने इसको डिफेंड करते हुए कहा कि इससे एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होगी। अब गवर्नमेंट क्या क्लियरली बता सकती है कि एक स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने से एजुकेशन क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है? अब मैं बताता हूँ इससे क्या होगा। जो बच्चे स्कूल जाते भी थे उनका एनरोलमेंट कम हो सकता है, क्योंकि स्कूल्स काफी दूर होंगे। इससे ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ सकता है, और खास करके गर्ल्स के लिए, क्योंकि जिस तरह की कानून व्यवस्था है उसकी वजह से कोई भी छोटी छोटी बच्चियों को इतनी दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजेगा। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या होगा? 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में यह मैंडेट किया गया है कि कोई भी बच्चा हो उसके विद इन द 1 किलोमीटर के रेडियस में एक स्कूल होना चाहिए। तो यूपी गवर्नमेंट का ये डिसीजन सीधा सीधा 2009 के राइट टू एजुकेशन एक्ट का उल्लंघन करता है। इसके अलावा जो टीचर्स इन स्कूल्स में पढ़ाते थे उनकी जॉब्स भी गई। तो क्या इस तरह से हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे? वेल, शायद मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी विश्व गुरु बन चुका है। धर्म का इंकर्जन हमारे टेक्स्ट बुक में लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सरकार ने फैसला लिया कि वो गीता के श्लोकों को स्कूल प्रेयर में शामिल करेंगे और रामायण और गीता को स्कूली टेक्स्ट बुक में इंक्लूड करेंगे। I mean, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं हम किस दिशा में जा रहे हैं? भारत के संविधान का आर्टिकल 28(1) ये क्लियरली कहता है कि गवर्नमेंट रन स्कूल्स और कॉलेजेस रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। क्या ये आर्टिकल 28(1) का उल्लंघन नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन बीजेपी के लिए संविधान से ऊपर है धर्म, जिसके बेस पर इनको वोट मिलता है। शायद इसीलिए ये लोग संविधान बदलने की बात करते रहते हैं। इसीलिए धर्म के नाम पर, कावड़ यात्रा के नाम पर स्कूल बस को तोड़ना, सड़कों पे गुंडागर्दी करना, ढाबों को तोड़ना अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन जब एक टीचर ओपनली ये बोलता है कि कावड़ लेने मत जाना, ज्ञान की दीप जलाना, तो उसके खिलाफ FIR हो जाती है। तो इस तरह से हम चाइना को टक्कर देने वाले हैं। सोचो, एक मुस्लिम स्टूडेंट, उसके सामने आप गीता और रामायण का पाठ पढ़ा रहे होंगे, तो वो बच्चा क्या फील करेगा? अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो इसको आप उल्टा करके समझिए। मान लीजिए एक हिंदू बच्चा स्कूल जाता है और उसको स्कूल में कुरान पढ़ाया जाता है, तो आप कैसा फील करेंगे? क्या उस बच्चे की मंजूरी थी इसमें? बिल्कुल नहीं। तो सच्चाई यही है कि रैशनैलिटी और रीजनिंग के बजाय बीजेपी की सरकारें और नेता स्यूडो साइंस और सो कॉल्ड वैदिक विज्ञान को बढ़ावा देने में बिजी हैं। आज हम एक दो राह पे खड़े हैं। एक तरफ स्यूडो साइंस और कम बजट का अंधेरा है, जो हमें एक ऐसी पीढ़ी की ओर ले जा रहा है जो सिर्फ अपने प्राचीन गौरव का गुणगान करेंगी और लॉजिक रीजनिंग करना भूल जाएंगी।
दूसरी तरफ साइंस तर्क और सही निवेश का रास्ता है, जिस पर चलकर चाइना और साउथ कोरिया जैसे देशों ने अपनी किस्मत बदली है। अगर हमें सच में भारत को बदलना है तो वो बदलाव नारों से नहीं, मंदिरों और मस्जिदों से नहीं, बल्कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज से आएगा। ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक जनरेशनल इशू है। हमें खुद से पूछना होगा कि हम अपने बच्चों के लिए कैसा फ्यूचर चाहते हैं, लॉजिक और फैक्ट पर आधारित फ्यूचर या सिर्फ आस्था और कहानियों पर आधारित फ्यूचर, इनोवेशन का फ्यूचर या सिर्फ कॉपी करने का फ्यूचर। संविधान का आर्टिकल 51A हमें साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी देता है। अब ये फैसला हमें और आपको करना है कि क्या हम अपनी ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं और क्या हमारी सरकारें इस जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। सवाल पूछिए, क्योंकि एक एजुकेटेड और जागरूक नागरिक ही एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।